सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग लाइट चैप्टर का क्लास 3 पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा वीडियो। और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम लोग लाइट को ख़त्म कर दें। याद रखिएगा, लाइट चैप्टर में एक पोर्शन आई का भी आता है, आँख का। आँख भी लाइट चैप्टर का ही पार्ट है, लेकिन आँख वाले चैप्टर को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि आई चैप्टर को मैंने बायोलॉजी में एक टॉपिक है सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में मैंने आँख को ख़त्म कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा। जिसको भी आई चैप्टर पढ़ना है वो बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स को देखे। सेंसरी ऑर्गन्स, वहाँ पर अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको आई चैप्टर वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग से, यानी कि प्रकीर्णन से। ये जो भी मैं नोट्स लिखा हूँ, जो भी मैं नोट्स बनाया हूँ, अगर आपको इसका मेरा नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी विद कौशल ऐप प्ले स्टोर से। और वहाँ पर आपको परचेज कर लीजिएगा ऑल नोट्स, ठीक है। ऑल नोट्स, उसमें आपको सभी नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं। जैसे अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है, मैंने फिजिक्स पढ़ाया है, केमिस्ट्री पढ़ाया है, बायोलॉजी पढ़ाया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया है और पॉलिटी की आधी क्लासेस मैंने ली हैं। तो आगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, आगे मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा इसके बाद, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने स्टैटिक जीके क्यूआर सीरीज़ के माध्यम से पढ़ा दिए हैं, तो उसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप एक ही बार में सारे नोट्स ले लो, वो आपको ऑल नोट्स में मिल जाएगा। ऑल नोट्स करके एक होगा, वहाँ पर आप ले लीजिएगा। या फिर अगर आपको अलग अलग लेना है, आपको सभी नोट्स नहीं लेना है, केवल फिजिक्स लेना है तो केवल फिजिक्स ले लीजिए, केवल बायोलॉजी लेना है तो केवल बायोलॉजी ले लीजिए। अलग अलग नोट्स भी आप ले सकते हैं, या तो आप एक ही बार में सारे नोट्स लीजिएगा तो वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ाते हैं आपको स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन, ठीक है। स्कैटरिंग होता क्या है? सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश वायुमंडल में मौजूद धूल कण यानी कि डस्ट पार्टिकल से टकराकर सभी दिशाओं में अनेक रंगों में बिखर जाती है। इसे ही हम प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि ये अगर मान लीजिए सन है, सन से सनलाइट आ रहा है, वाइट लाइट। इस वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, और जिसको बोलते हैं विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। हिंदी में इसको बैजानी हपी नाला बोलते हैं, ठीक है। बैगनी, बैजानी हपी नाला यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ऐसे करके इसका नाम है। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो रंग सूर्य से आते हैं, एक वाइट कलर, ये वाइट कलर आपको डिवाइड हो जाते हैं 7 कलर्स में। तो कुछ कलर हैं जिनका स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब समझिए बिखराव, छितरा जाना। कोई भी लाइट आया वो छितरा गया अलग अलग पार्ट में। तो अगर लाइट का बिखराव ज़्यादा होता है, हम लोग कहते हैं कि लाइट का प्रकीर्णन ज़्यादा हुआ है। और अगर लाइट का बिखराव कम हुआ है, ऐसे रंग जिनका बिखराव कम हुआ है, उन्हें हम लोग कहते हैं कि उनका स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कम हुआ है। ये बिखराव होता क्यों है? वो जो लाइट आती है वो डस्ट पार्टिकल से टकराती है, तो वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो इसको धूलकण बोलते हैं। धूलकण से टकराकर वो सभी दिशाओं में अनेक रंगों में बिखर जाती है। इसे ही हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। आप समझिएगा, एक रेले साइंटिस्ट थे, रेले का नियम कहते हैं। रेले का नियम क्या कहता है कि ये जो स्कैटरिंग होता है, ये जो प्रकीर्णन होता है, वो 1/λ का पावर 4 होता है। लेमडा यानी कि वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य, यानी कि तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है प्रकीर्णन। यानी कि जिसका तरंग दैर्घ्य लेमडा ज़्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, जस्ट उल्टा होगा। यानी कि अब यहाँ देखते हैं, विबग्योर का बात करते हैं। विबग्योर हम लोग जानते हैं, लेमडा मैक्सिमम होता है रेड का। मैक्सिमम किसका होता है? रेड का। लेमडा मैक्सिमम रेड का होता है, और सबसे कम होता है लेमडा वायलेट का। यानी कि सबसे कम जिसका लेमडा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, और लेमडा जिसका मैक्सिमम होगा उसका प्रकीर्णन भी मिनिमम होगा, उल्टा होगा। लेमडा मिनिमम है वायलेट का तो प्रकीर्णन मैक्सिमम होगा, और लेमडा मैक्सिमम है रेड का, प्रकीर्णन मिनिमम होगा। अर्थात रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और वायलेट लाइट का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है।
चूँकि रेड लाइट का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि उसका बिखराव सबसे कम होगा, इसीलिए उसका प्रयोग हम लोग रेड सिग्नल में करते हैं। यानी कि रेलवे में अगर हम लोग सिग्नल देखते होंगे, रेड सिग्नल का यूज़ क्यों करते हैं? कभी कभी कोहरा का मौसम होता है और कोहरे के मौसम में हमें और कोई लाइट वहाँ पर हमें नहीं दिखाई देगी, तो अगर हम लोग रेड लाइट का यूज़ करते हैं तो वो उसका बिखराव कम होगा। बिखराव कम होने की वजह से हमें दूर से ही दिख जाएगी और ट्रेन एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी घट जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेड सिग्नल को डेंजर सिग्नल के रूप में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। आगे बात करते हैं, इंसिडेंट्स हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटनाएं, उनके बारे में देखते हैं। आकाश और समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग या समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग हम लोग को लाल दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता, मान लीजिए पृथ्वी पर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो आकाश हमें काला दिखाई देता। ठीक है, तारे दिन में भी दिखाई देने लगते, ये भी आपको याद रखना है। अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आकाश हम लोग को कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। आकाश हम लोग को नीला नहीं दिखाई देता। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि हमारे पास वायुमंडल है। वायुमंडल होने के कारण वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स है और डस्ट पार्टिकल्स के कारण स्कैटरिंग होता है, यानी कि अगर स्कैटरिंग होगा आकाश और समुद्र हमें नीला दिखाई देगा, तारे दिन में दिखाई देंगे। हाँ, एक चीज़ और, वायुमंडल अगर नहीं होता हम लोग आवाज़ भी नहीं सुन पाते। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, चंद्रमा पर बम फूटेगा तो कितने देर में सुनाई देगा? तो भाई चंद्रमा पर अगर बम फूटता है तो उसका आवाज़ हम लोग को सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है और साउंड जो है वो मीडियम में ही ट्रेवल करता है, वो डिपेंड करता है मीडियम पर। इसीलिए अगर वहाँ पर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, इसलिए चंद्रमा पर हम लोग किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं देता है। आगे बात करते हैं, एक चीज़ और है, चंद्रमा पर मीडियम क्यों नहीं होता? ये भी क्वेश्चन पूछता है, चंद्रमा पर मीडियम क्यों नहीं होता है? क्योंकि चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी का मान कम होता है। एस्केप वेलोसिटी का मान कम होता है। पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी का मान काफ़ी कम होता है, जिसके कारण जितनी भी गैसें हैं या पार्टिकल्स हैं चंद्रमा से दूर चली जाती हैं। चंद्रमा के क्षेत्र से, चंद्रमा का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से बाहर चली जाती है। चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर बचता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होता इसलिए चंद्रमा को हम लोग देखेंगे काला वाला, काला तरह का काला दिखाई देता है हम लोग को। दाग धब्बे भी चंद्रमा पर दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं टिंडल प्रभाव। ये देखते होंगे कि राज मूवी दिखाए, राज मूवी, पेड़ से जो लाइट आता है वो छितराया हुआ दिखाई देता है। ठीक है, या दूध होता है, दूध में अगर आप लाइट मारिएगा तो वो फैला हुआ दिखेगा। क्यों होता है? क्योंकि दूध के पार्टिकल्स जो हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो टिंडल प्रभाव का कारण भी आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। खतरे का सिग्नल जो रेड हम लोग शो करते हैं, क्यों? क्योंकि रेड बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और सबसे अधिक स्पीड रेड की ही होती है, क्योंकि इसका लेमडा होता है मैक्सिमम। लेमडा सबसे ज़्यादा होने के कारण इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है और रेड का स्कैटरिंग भी सबसे कम होता है। यहाँ लिख देते हैं, स्कैटरिंग मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। ये भी एक रीज़न है। आगे बात करते हैं एक प्रश्न पूछता, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, वायलेट रंग का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा, जबकि रेड रंग का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। यानी कि बैगनी रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है और लाल रंग का सबसे ज़्यादा, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्य के प्रकाश का लाल रंग तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसका स्कैटरिंग होगा ही नहीं, तो वो सीधा पृथ्वी पर आ जाएगा। लेकिन जो ब्लू प्रकाश है, नीला प्रकाश, वायलेट नहीं, नीला, ठीक है, नीला प्रकाश जो है वो हवा में मौजूद गैस के अणुओं के और धूल कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि स्कैटर्ड हो जाता है और स्कैटर्ड होने के बाद बहुत देर तक हवा में बना रहता है। यानी कि जो नीला लाइट है वो स्कैटरिंग होने के बाद हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, बल्कि हवा में ही बना रहता है, और जो जितने देर तक हवा में बना रहेगा वो हम लोग को वही कलर दिखाई देगा। यही कारण है आकाश हमें नीला दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, यद्यपि, और यही कारण है आकाश का ही नहीं समुद्र का भी नीला दिखाई देने का कारण, समुद्र का। आगे बात करते हैं, यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में
पानी की बूंदों के होने से के बावजूद दूर की वस्तुएं हमें नहीं देखी जा सकती। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश सीधे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता और हम लोग को बहुत दूर की वस्तुएं कुहासे में नहीं दिखाई देती है। तो कुहासे में नहीं दिखाई देना का एक रीज़न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये याद रखना है। अब तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं, क्यों? तो इसका आंसर देखिए, तारे चमकते हैं क्योंकि वे पृथ्वी के करीब हैं। वे पृथ्वी के करीब है इसलिए उनसे, देखिए हम पृथ्वी के करीब है इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि कुछ परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते। देखिए, तारे चमकते किंतु ग्रह नहीं, इसका एक सिंपल वर्ड में आंसर होगा। इसका आंसर सही नहीं लिखा हुआ है। इसका आंसर यही होगा कि तारे दूर हैं, तारे दूर हैं और ग्रह जो है वो पास है। तारों का चमकना, इसका रीज़न क्या है? हम बताए थे पहले, तारे जो चमकते हैं इसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन कब होता है? जब पृथ्वी से बहुत दूर हो कोई चीज़, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, बहुत ऊपर तक जाए। लेकिन ग्रह जो होता है, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के बगल में बुध ग्रह है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता, बहुत पास होता है। पास होने की वजह से उसका वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होगा, तो वो हम लोग को टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन तारा हमसे बहुत दूर है, दूर होने के कारण उसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है और वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। एक लाइन का आंसर है, तारे दूर होते हैं, ग्रह पास होते हैं। ग्रह के पास होने के कारण वो टिमटिमाते नहीं है, चमकते नहीं है। बस यही आंसर और कुछ नहीं। अच्छा, ये एक वर्ड सुनेंगे, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ विजन। सुनने का जो होता है वो काल, जैसे आपको कोई बोला अमन, तो आपके कान में वो अमन का जो ध्वनि है ना, एग्जैक्टली 1/10 सेकेंड तक सुनाई देगा। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, 1/10 सेकेंड। लेकिन परसिस्टेंस ऑफ विजन का बात करें तो ये होता है 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। और यही परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है, इस परिकल्पना का प्रयोग दूरदर्शन और सिनेमा में किया जाता है। यानी कि कोई भी चित्र दिखाना है तो पहला चित्र दिखा के दूसरा चित्र दिखाइएगा तो उसमें 1/16 सेकेंड का मिनिमम गैप होना चाहिए। ठीक है, यही इसी परिकल्पना का प्रयोग होता है टेलीविज़न में और सिनेमा में। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, कंसेप्ट क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्सन होता क्या है? ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर अगर कोई लाइट, वाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से टकराने के बाद 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। वो 7 कलर क्या है? विबग्योर। याद रखिएगा, भी नीचे रहेगा, आर ऊपर रहेगा। इस चीज़ को भी याद रखना है। वी नीचे, आर ऊपर क्यों रहेगा? क्योंकि हम बताए थे आर का लेमडा होता है मैक्सिमम, तो विचलन होगा मिनिमम। तो विचलन सबसे कम आर का, हम बताए थे। क्यों? स्कैटरिंग जो होता है, जिस प्रकार स्कैटरिंग में रेले नियम पढ़े थे, स्कैटरिंग लेमडा का जस्ट उल्टा होता है, उसी प्रकार विचलन यानी कि डिस्पर्सन भी लेमडा का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि विचलन जो है, विचलन पथ से जो विचलन होता है वो भी लेमडा के उल्टा होता है। यानी कि लेमडा जिसका ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। यही कारण है जो रेड लाइट है उसका विचलन कम होता है और वायलेट है उसका विचलन ज़्यादा होता है। यानी कि जो नीचे रहेगा, देखिए सबसे ज़्यादा एंगल पर जो मुड़ेगा वो वायलेट है, सबसे ज़्यादा विचलन, और सबसे ऊपर में देखिए सबसे कम डेविएट हुआ है, सबसे कम विचलन हुआ है, वो है रेड। बस इस कंसेप्ट को समझना है। यानी कि श्वेत प्रकाश का 7 वर्णों में डिवाइड होना, यही कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण यानी कि रंग में डिवाइड हो जाएगा, 7 रंग में डिवाइड होना। तो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 डिफरेंट कलर्स व्हेन इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों में बिखर जाना, इसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेमडा सबसे ज़्यादा होता है रेड का, लेमडा सबसे कम होता है वायलेट का। इसका मतलब सबसे अधिक विचलन किसका होगा? वायलेट का, और सबसे कम विचलन होगा रेड का। सबसे अधिक अपवर्तनांक, उल्टा बात। अब देखिए इसको एक एक कंसेप्ट समझते हैं। विबग्योर यानी कि
ये लेमडा यहाँ पे मैक्सिमम, देखिए रेड का लेमडा मैक्सिमम, वायलेट का लेमडा मिनिमम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा लेमडा रेड का, और स्पीड भी बढ़ेगा लेमडा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड भी रेड का, सबसे ज़्यादा स्पीड भी रेड का। उसके बाद इधर लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड आएंगे तो यहाँ पर म्यू, विचलन, प्रकीर्णन, फ्रीक्वेंसी भी, आवृत्ति भी इधर ही बढ़ेगा, आवृत्ति। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका होगा, तो वायलेट का। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, वायलेट का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, वायलेट का। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, वायलेट का। तो ये सारा कंसेप्ट आपको याद रखना है, एक ही टेबल, इतना दूर में सब चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, तो केस को बढ़ाते हैं आगे, सॉरी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक कंसेप्ट और समझना है, देखिए सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण किसका होता है, तो रेड और ब्लू कलर का प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किसका होता है, वायलेट और ग्रीन का। ये आपको प्रश्न पूछा हुआ है रेलवे में, इसलिए इसको याद कर लीजिए। एक बात और समझ लीजिए, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण बोलते किसको हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश पेड़ों पर आएगी और पेड़ उसको केमिकल एनर्जी बनाएगी, यानी कि प्रकाश को ऊर्जा प्रदान करेगी, इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेड और ब्लू कलर में होगा, और सबसे कम होगा वायलेट और ग्रीन में। तो ये तो हम लोग पढ़े प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अच्छा एक बात बताइए, जैसे एक आपको प्रिज्म था, प्रिज्म पर हम लोग एक वाइट लाइट दिए, वाइट लाइट, तो ये डिवाइड हो गया 7 कलर में, 7 कलर्स में, 7 कलर में, ठीक है। अब ऐसा काम करते हैं, एक प्रिज्म को सीधा रखते हैं, एक प्रिज्म को उल्टा रखते हैं, 2 प्रिज्म का यूज करते हैं। तो ये जो वाइट लाइट जाएगा ये डिवाइड होगा 7 कलर में, फिर ये 7 कलर एक कलर में निकल जाएगा वाइट लाइट में। यानी कि 2 प्रिज्म रखिएगा तो एक बार वाइट कलर आया, फिर यहाँ 7 कलर बना, फिर वाइट कलर निकल गया। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझाए हैं। यहाँ पर 2 प्रिज्म का यूज किए, तो एक बार ये वाइट लाइट आया, ये 7 कलर में डिवाइड हो गया, फिर दूसरा प्रिज्म को जो उल्टा रखे हैं वो इस 7 कलर को कन्वर्ज करके फिर एक कलर कर देगा, तो यहाँ पर वाइट स्पॉट बनेगा। इस एक्सपेरिमेंट को भी न्यूटन ने ही पहले दर्शाया था, ठीक है। न्यूटन ने एक प्रिज्म पर दर्शाया था। अब समझिएगा, ये जो आपका प्रिज्म है इसमें पहला प्रक्रिया क्या हो गया, वाइट लाइट का 7 कलरों में टूटना, वाइट लाइट टूटा 7 कलर में। और दूसरा प्रक्रिया, फिर ये 7 कलर टूट गया वाइट लाइट में, 7 कलर एक हो गया वाइट लाइट में। यानी कि यहाँ पर 2 प्रिज्म अगर आया तो पहला वाला 2 प्रिज्म का यूज होगा, पहला प्रिज्म को आप सीधा रखिएगा, दूसरा प्रिज्म को उल्टा रखिएगा, पहला प्रिज्म को सीधा, दूसरा प्रिज्म को उल्टा। तो क्या होगा, पहला वाला वाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर देगा, दूसरा फिर से वाइट कलर में डिवाइड कर देगा। यही कंसेप्ट को आपको याद रखना है। अब ये जो हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़े हैं, ये हम लोग को यूज होगा रेनबो में, इंद्रधनुष में। तो इंद्रधनुष का कंसेप्ट भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जब बरसात हो रही हो, यानी कि जब बरसात होती है, बरसात का मौसम आता है, बरसात होती है या बरसात हो चुकी हो, तथा जब प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, अगर आप देख रहे हैं, आप इंद्रधनुष को देख रहे हैं तो आप प्रेक्षक हो गए, ऑब्जर्वर हो गए। तो ऑब्जर्वर के सामने बरसात हो रही हो, यानी कि यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, तो इसके सामने बादल लगा हुआ हो, ठीक है, बादल लगा हुआ हो, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्वर, एक तरफ ऑब्जर्वर है, एक तरफ बरसात हो रही है, और सन उसके पीछे है, सन उसके पीछे है, यानी कि सामने बरसात और पीठ की ओर बैक साइड सूर्य हो। तब पानी की बूंदें क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो प्रिज्म का काम करती है, और यही प्रिज्म जो है प्रकाश की रंगों को 7 कलर में डिवाइड कर देता है, जिससे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष, ठीक है। याद रखिएगा 12 बजे हम लोग को इंद्रधनुष नहीं बनेगा, क्योंकि इंद्रधनुष बनने का क्राइटेरिया क्या है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के एक तरफ क्या हो रहा हो, बरसात हो रहा हो, और पीठ में इसका, पीठ की तरफ सूर्य हो, सन हो। लेकिन 12 बजे अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो सन उसके एकदम ऊपर होगा, यानी कि सन इसके पीठ के पीछे नहीं होगा, तो 12 बजे जो है इंद्रधनुष नहीं बन सकता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, इंद्रधनुष कितने बजे नहीं बन सकता है, 12 बजे। आगे बात करते हैं, फेनोमेनन, घटनाएं। हाँ देखिए, इंद्रधनुष की घटनाएं कौन कौन, 4 घटनाएं होती है इंद्रधनुष में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन। यानी कि पहले परावर्तन, फिर अपवर्तन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और डिस्पर्सन यानी कि विक्षेपण। अब समझिएगा, रेनबो में वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है।
रेनबो में जो पानी की बूंदें होती है, पानी की बूंद वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है तथा श्वेत रंग के प्रकाश 7 वर्णों में विक्षेपित कर देती है और 7 रंग को जो सफ़ेद रंग है उसको 7 रंग में डिवाइड कर देगा। तो एक्चुअली ये है रेनबो में 4 चीज़ होता है, लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राइमरी रेनबो और द्वितीयक सेकेंडरी रेनबो में अंतर क्या है? प्राइमरी रेनबो में 3 घटना होगी, तो समझिएगा। प्राइमरी रेनबो में जो घटना होगी वो देखिए, एक बार आया वाइट लाइट, वो पहले टकराया इधर, तो 1 पे क्या हुआ, यहाँ पर टकरा के अंदर गया अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, फिर यहाँ पर टकरा के उसी मीडियम वापस लौट गया, इसको क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर यहाँ से बाहर आया तो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, उसके बाद ये 7 रंग में डिवाइड हुआ तो क्या हो गया? डिस्पर्शन, यानी कि वर्ण विक्षेपण। तो टोटल 4 चीज़ हुआ। दूसरा केस क्या है? सेकेंडरी रेनबो। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि पहले आया, पहला नंबर पर हुआ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, फिर क्या हुआ दूसरा नंबर पर, फिर दूसरा नंबर पर क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा में फिर यहाँ पर टकरा के वापस इसी में आया, फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन, और फिर पांचवा में ये 7 रंग में डिवाइड हो गया तो डिस्पर्शन। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का यही पार्ट हो गया। अब समझिएगा, अब एक चीज़ इस यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या समझना है कि ये जो प्राइमरी रेनबो होता है, प्राइमरी रेनबो में रेड ऊपर होगा, वायलेट नीचे होगा, यानी कि पूर्णतः प्रिज्म वाला काम किया। जो चीज़ प्रिज्म में होता है, प्राइमरी रेनबो जो है इसको समझ लीजिए एकदम प्रिज्म। पी से प्राइमरी, पी से प्रिज्म, ठीक है, पी से प्राइमरी, पी से प्रिज्म। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं आपको याद रखने के लिए? क्योंकि देखिए प्रिज्म के केस में क्या होता था, प्रिज्म के केस में ऊपर रेड होता था, नीचे वायलेट होता था। उसी तरह अगर प्राइमरी रेनबो है तो ये प्रिज्म का काम करेगा, ऊपर रेड होगा, नीचे वायलेट होगा। लेकिन ये सेकेंडरी रेनबो है तो ये प्रिज्म की तरह काम नहीं करेगा, इसमें रेड नीचे चला जाएगा, वायलेट ऊपर रहेगा। बस यही अंतर है प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में। और ये कौन कौन सा प्रक्रिया हुआ इसको आप लोग याद रखिएगा। हो रहा है 4 ही चीज़, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर आपका डिस्पर्शन और डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन भी होता है। तो रिफ्लेक्शन एक्चुअली में यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें क्या होता है, ये आपका ब्लेड है, ब्लेड का किनारा बहुत पतला होता है, देखिए एकदम पतला होता है, एमएम में होता है, एमएम में, सेंटीमीटर में भी नहीं, एमएम में होता है उसका थिकनेस। तो जब भी प्रकाश, यहाँ से कोई सोर्स है, ये सोर्स है, टॉर्च है, जब भी यहाँ टॉर्च से लाइट निकला, ये लाइट निकला और ब्लेड का किनारा से टकराया, किनारा से टकरा के ये लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये लाइट आया, ये किनारा पर टकरा के थोड़ा बेंड हो जाएगा। फिर यहाँ लाइट आएगा तो यहाँ पर देखते हैं बीच में गैप है, इस बीच से गैप में टकरा के भी थोड़ा बेंड होगा और बेंड होगा तो इसका आकृति ले लेगा। ये जो आपको ब्लेड का जो आकृति है, ब्लेड का जो आकृति है, वही आकृति को यहाँ पे छाया बना देगा, ज्यामितीय छाया, ज्योमेट्रिकल शैडो। ये ज्योमेट्रिकल शैडो बना देगा। यह छाया या परछाई तीक्ष्ण नहीं बनता है, बहुत डार्क नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन के केस में लेमडा जो होता है वो कम होता है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं इसको। डिफ्रैक्शन है क्या? प्रकाश की किरणों का किनारों पर मुड़ जाना और मुड़ कर एक ज्यामितीय आकृति बनाना, ज्यामितीय छाया बनाना, यही कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। जब लाइट वेव, प्रकाश किरण किसी अवरोधक यानी कि बैरियर, यहाँ देखिए ब्लेड है, बैरियर, ये ब्लेड है, बैरियर है, ठीक है, अवरोधक से टकराती है तो वह अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है। देखिए यहाँ कॉर्नर पर मुड़ गया, थोड़ा सा दोनों तरफ से मुड़ जाती, तथा किनारों से अंदर की ओर मुड़ जाती। देखिए ऐसा नहीं बाहर गया, बाहर नहीं गया, अंदर की तरफ मुड़ा है, अंदर की ओर मुड़ जाती है तथा अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों के इस प्रकार के मुड़ने की घटना डिफ्रैक्शन या विवर्तन कहलाती है। और ये छाया बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनती है, तीक्ष्ण नहीं बनती है, हल्का सा कम लाइट होता है उसका। अब समझिएगा, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है लेमडा, अवरोधकों के कणों से बहुत कम होती है। यानी कि ये जो ब्लेड है, ब्लेड का जो लेमडा है उसका, ब्लेड का जो कॉर्नर है उसका मोटाई उससे प्रकाश का जो लेमडा है वो बहुत कम होता है। इसीलिए ये प्रकाश का विवर्तन कम होता है, प्रकाश का डिफ्रैक्शन जो है, डिफ्रैक्शन कम होता है। लेकिन साउंड का बात करते हैं,
ध्वनि में क्या होता है, ध्वनि तरंगों की वेवलेंथ अवरोधक के कणों से ज़्यादा होती है। यानी कि यही अगर साउंड रहता ना, साउंड का वेवलेंथ इस अवरोधक, ये जो किनारा पर मोटाई, उससे ज़्यादा होता है। यही रीज़न है साउंड में विवर्तन क्या होता है, ज़्यादा होता है, विवर्तन ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि दरवाज़ा आपका बंद भी रहता है ना, तो आप क्या बोलते हैं, अंदर में सुन लीजिएगा। कोई अगर रूम में क्या बोल रहा है, आप उसके दरवाज़ा के पास चले जाइए, कान लगा के सुनिए, तो आपको सुनाई दे देगा। बहुत लोग होते हैं जो कान छुप के दूसरे की बातें सुनते हैं, है ना, दूसरे की बातें कान लगा के दरवाजे पे सुनते हैं। कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो कान नहीं, एक्चुअली वो क्या है, विवर्तन है, डिफ्रैक्शन है। साउंड में हम आपको बताए थे कि अगर किसी का रूम बंद है और दरवाज़ों पर अगर छोटा छोटा छेद है या किनारों पर हल्का भी जगह है, तो वहाँ से साउंड बाहर निकल जाएगा। वो साउंड बाहर निकलेगा तो बाहर वाले को सुनाई देगा। यही तो है विवर्तन। साउंड के केस में विवर्तन ज़्यादा होता है, लेकिन प्रकाश के केस में, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा जो होता है वो अवरोधक, ये जो अवरोधक ब्लेड है, ब्लेड का किनारों से कम होता है। इसीलिए साउंड लाइट का आपका अब क्या बोलते हैं, लाइट का जो वेवलेंथ है वो अवरोधक के मोटाई से कम होता है, इसलिए लाइट में विवर्तन की घटना ज़्यादा नहीं होती है। तो ये दोनों कंसेप्ट को आपको याद रखना है, साउंड में ज़्यादा होती है। विवर्तन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो एग्जाम में बार बार पूछता है। लाइट यानी कि प्रकाश एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं पहुंच पाती, जबकि ध्वनि तरंग विवर्तन की घटना के कारण पहुंच जाती है। हम बताए थे दीवारों के कान होते हैं, ये तो हम बता ही चुके हैं। आगे, सीडी या डीवीडी कैसेट का चमकना। सीडी या डीवीडी कैसेट देखिए खूब चमकता होगा, उसके चमकने का कारण क्या है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन है। तो ये प्रश्न एग्जाम पूछता है कि सीडी और डीवीडी क्यों चमकता है, तो डिफ्रैक्शन के कारण चमकता है। इंद्रधनुष का दिखना, इंद्रधनुष का दिखना भी डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन। ठीक है। आगे, छाया या परछाई का तीक्ष्ण या शार्प नहीं होना। छाया या परछाई आपको शार्प नहीं बनता है, उसका कारण भी क्या है, डिफ्रैक्शन है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी में भी इसका यूज किया जाता है। एक्स-रे का डिफ्रैक्शन स्टडी पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ ये केमिस्ट्री का चीज़ है, बहुत डीपली है, इसको ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ब्रैग्स लॉ में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, डिफ्रैक्शन को दो तरह से बांटा गया, बस आप लोग समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए ये है आपका सोर्स, जहाँ से लाइट उत्पन्न हो रहा है, इसको बोलते हैं सोर्स। ये है आपका बैरियर यानी कि अवरोधक, ठीक है। और ये जहाँ पर इसकी छाया बन रही है उसको बोलते हैं स्क्रीन। अगर ये जो सोर्स है और स्क्रीन है, इसके बीच की दूरी फाइनाइट हो, यानी कि निश्चित हो, तो इस प्रकार के डिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, यानी कि जब प्रकाश स्रोत और स्क्रीन के बीच की दूरी फाइनाइट हो। लेकिन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए ये सोर्स और स्क्रीन की दूरी इनफाइनाइट हो जाए, अनंत हो जाए, तो वहाँ पर जब प्रकाश स्रोत और स्क्रीन के बीच की दूरी इनफाइनाइट हो जाए, तो यहाँ पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का यूज होता है। याद रखिएगा, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में कोई लेंस यूज नहीं होता है, नो लेंस इज यूज्ड। लेकिन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में दो लेंस यूज होता है। और ये फ्रेशनेल और फ्रॉनहोफर जो है वो साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जब आप 12th क्लास में इस चीज़ को पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में इसको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर केवल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा तो बस आपको यही आंसर दे देना। फ्रेशनल डिफ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पर डिस्टेंस जो है सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट होता है, निश्चित होता है, 10 मीटर 20 मीटर कुछ तो होगा। लेकिन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में उसका डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। यहाँ पर वेव फ्रंट का यूज हम लोग 12th क्लास में पढ़े थे। वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, वो आपका बेलनाकार भी हो सकता है, वो प्लेन भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर फ्रॉनहोफर के केस में चूंकि उसका दूरी इनफाइनाइट है, तो वहाँ पर प्लेन हो जाएगा। वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन यानी कि समतल, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, समतल। वेव फ्रंट कैसा होगा, समतल। लेकिन यहाँ पर कैसा हो, सिलिंड्रिकल यानी कि बेलनाकार, या फिर स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। दोनों केस हो सकता है। फ्रेशनेल के केस में दोनों हो सकता है, गोलाकार बेलनाकार दोनों हो सकता है। लेकिन फ्रॉनहोफर के केस में जब दूरी इनफाइनाइट है, वहाँ पर वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन होगा, प्लेन। वेव फ्रंट की हिंदी क्या होती है आप लोग देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता। अगला टॉपिक है हमारा इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण। इंटरफ्रेंस यानी कि व्यतिकरण, इसको हम लोग देखते हैं। इंटरफ्रेंस, अगला टॉपिक है इंटरफ्रेंस यानी कि व्यतिकरण। इंटरफ्रेंस टॉपिक को हम लोग साउंड चैप्टर में उतने अच्छे से नहीं पढ़े थे, लेकिन लाइट चैप्टर में हम लोग को इंटरफ्रेंस अच्छे से पढ़ना है। इंटरफ्रेंस जो होता है वो दो लाइट वेव के सुपर इम्पोज होने से होता है, यानी कि दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस या व्यतिकरण। देखिए, इसका दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि पहला लाइट वेव
ये है पहला लाइट वेट L1 मान लीजिए इसको L1, और ये दूसरा है L2। अगर इसका नीचे वाला पोर्शन गर्त इसका गर्त के साथ मिल जाए तो ये इसका गर्त जो हो जाएगा वो लंबा हो जाएगा। यानी कि पहले का और इसका दोनों का गर्त को सम कर दीजिए तो वो गर्त लंबा हो जाएगा। और इसका श्रिंग यानी कि ऊपर का ट्रफ और इसका ट्रफ ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कब, ऐसा होगा कब कि इसका गर्त से मिले और इसका श्रिंग से मिले। ऐसा होने का एक ही कंडीशन है, वो है कि इसका फेज एंगल जो है, फेज एंगल सेम होना चाहिए, यानी कि फेज एंगल को हिंदी बोलते हैं कला कोण समान होना चाहिए। तो कला कोण जब समान होगा तो इसका गर्त से मिल जाएगा तो वो लंबा हो जाएगा, और इसका श्रिंग से मिल जाएगा वो भी लंबा हो जाएगा। तो इस केस में ये जो दो को छोटा छोटा वेव L1 और L2 मिल रहा है, ये हम लोग को L1 + L2 मिल जाएगा, और वो वेव थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यानी कि इस तरह के इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि समपोषी व्यतिकरण। इस केस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। यानी कि देखिए पहले एम्पलीट्यूड जितना था और इसका एम्पलीट्यूड जितना था, वो एम्पलीट्यूड क्या होगा, अब A1 + A2 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड जो है अब क्या हो जाएगा, A1 + A2, दोनों का सम हो जाएगा। इंटेंसिटी भी बढ़ जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी होता क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अब इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, A1 + A2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन इसका दूसरा केस क्या है, इसका नीचे वाला जो है इसका ऊपर वाला के साथ मिल जाए, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाला के साथ मिलेगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, या इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला के साथ मिल जाए तो वो भी इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, यानी कि कोई वेव अगर ऐसे है और ये ऐसे है, दोनों ऐसे पड़ेगा, एक दूसरे को प्लेन कर देगा, तो ये इसको प्लेन कर देगा। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो A1 - A2 होता है, यानी कि माइनस हो गया, यानी कि कम हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है लाइट वेव जो है, पहला लाइट वेव L1 था, दूसरा L2 था, दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, ये जो आपको वेव दिख रहा है ये अब छोटा हो जाएगा, पहले से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि 0 भी हो सकता है, ये आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, छोटा हो गया। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस टाइप का इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण। तो ऐसा इंटरफेरेंस होने का रीज़न क्या है, फेज एंगल अपोजिट होना, यानी कि कला कोण जो है, कला कोण अपोजिट हो जाएगा, तब होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहाँ पर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड कैसे कम हो गया, A1 - A2 हो गया, माइनस हो गया, तो एम्पलीट्यूड कम हो गया, और आपका इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है वो भी कम हो जाएगा। अब समझिए इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव यानी कि समपोषी, जब समान आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए कि दो प्रकाश किरणें एक दूसरे पर ओवरलैप करती है, मिलती हैं। मिलने का रीजन क्या है, श्रिंग या तो श्रिंग से मिले, गर्त से मिले, वो दो कंडीशन। ओवरलैप होने का मतलब दो कंडीशन है, दो सिचुएशन है। तो इसमें क्या होगा, श्रिंग जो है वो श्रिंग के साथ मिलेगा, गर्त जो है वो गर्त के साथ मिलेगा। श्रिंग और गर्त एक साथ पड़ेगा एक दूसरे का, श्रिंग के साथ, गर्त के साथ। तो और यहाँ पर क्या होगा, कला कोण यानी कि फेज एंगल समान होता है। तो यहाँ पर तीव्रता यानी कि चमक, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। केवल इंटेंसिटी ही नहीं बढ़ती है, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाती है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा केस क्या था, डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी। यदि कला कोण अपोजिट हो, हम बताए हैं, यदि कला कोण अपोजिट हो तो तीव्रता या चमक घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों वेव जो है, दोनों तरंग जो है, एक का श्रिंग दूसरे के गर्त पर, जबकि एक का गर्त दूसरे के श्रिंग पर पड़ता है, तो दोनों का इफेक्ट को माइनस कर देता है। अतः हम लोग कह सकते हैं इस दोनों को मिला के कि अतः जब दो लाइट वेव टकराती है, जब भी दो लाइट वेव टकराएगी या एक दूसरे से इंटरफेयर करेगी, तो प्रकाश की तीव्रता या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। और इसी प्रकाश की तीव्रता को बढ़ना या घटना प्रकाश का इंटरफेरेंस कहलाता है। एक साइंटिस्ट थे थॉमस यंग ने इस प्रक्रिया को सबसे पहले दर्शाया था। उन्होंने कहा था कि प्रकाश की किरणें बढ़ेगी और घटेगी, ये दोनों पॉसिबिलिटी है उसके पास। अगर वो प्रकाश की किरणें बढ़ती है तो ये किस तरह की फ्रिंज देगी, डार्क फ्रिंज देगी, यानी कि डार्क फ्रिंज देगी। फ्रिंज हम आपको बताएंगे बाद में क्या होता है। और अगर घटेगी, थोड़ी उल्टा बोल दिया हम, अगर ये बढ़ेगी तो ये आपको ब्राइट फ्रिंज देगी, ब्राइट, चमकीला, BRIGHT, ब्राइट फ्रिंज,
ब्राइट फ्रिंज देगी, और अगर ये घटेगी तो ये देगी डार्क फ्रिंज। और ये डार्क और ब्राइट फ्रिंज जो है ये अल्टरनेट होगा। यानी कि थॉमस यंग ने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें 2 छेदा किया, 2 छेद, और यहाँ पर एक सोर्स ले लिया, एक सोर्स ले लिया, और इस सोर्स, कोई भी लाइट, टॉर्च जला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, और कार्डबोर्ड में 2 छेद कर दीजिए। यहाँ से लाइट निकली और यहाँ से लाइट निकली। ये लाइट जहाँ भी एक दूसरे को काटी, वो यहाँ पर स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन रख दिया, एक जगह देखेगा ब्राइट मिलेगा, एक जगह उसको डार्क मिलेगा, एक जगह उसको ब्राइट मिलेगा, एक जगह उसको डार्क मिलेगा, एक जगह ब्राइट मिलेगा, एक जगह डार्क मिलेगा। यानी कि ये ब्राइट और डार्क जो मिल रहा है वो उसको अल्टरनेट मिल रहा है। ब्राइट उसको क्यों मिल रहा है, चमकीला, ब्राइट का मतलब चमकीला, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब यहाँ की संपोसी, यानी कि श्रृंग श्रृंग के साथ, गर्त गर्त के साथ, यानी कि वहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। लेकिन डार्क क्यों मिल रहा है, डार्क क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है, यानी कि वहाँ पर इंटेंसिटी घट जा रहा है। इस चीज़ को सबसे पहले थॉमस यंग ने बताया था। देखिए इसको समझते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए क्या क्या होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस को फाई से दिखाते हैं। 2n पाई होना चाहिए, n का वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 होगा, n का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 × 1 पाई यानी कि 2 पाई, 2 लेंगे तो 4 पाई, 6 पाई, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2 पाई का मल्टीपल में ही होगा। तो ये है फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस ये जो डेल्टा है, डेल्टा, पाथ डिफरेंस को डेल्टा से दिखाते हैं, फेज डिफरेंस को फाई से दिखाते हैं। ये क्या हो जाएगा, लेमडा बट्टा 2 पाई इंटू फाई, और ये फाई तो हम पता है 2n पाई लिखते हैं, 2n पाई। तो देखिए 2 पाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n लेमडा। यानी कि जब भी पाथ डिफरेंस n लेमडा होगा तो हम लोग का कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, यानी कि या तो 0 हो, या तो लेमडा हो, 2 लेमडा, 3 लेमडा, कुछ भी हो। तो 0, 2 लेमडा, 3 लेमडा ये होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। और इंटेंसिटी मैक्सिमम पाया जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर। हम बताए थे जहाँ भी क्या बोलते हैं इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा उसको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, यानी कि मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि वहाँ मैक्सिमा मिला है, यानी कि दोनों वेव जो है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या होगा, यहाँ पर फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस फाई, ये 2n-1 पाई होता है, यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे होगा, ठीक है। सॉरी, पाई 3 पाई, यहाँ पर 3 पाई होगा, फिर 5 पाई होगा, फिर 5 पाई होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। यानी कि क्या हम लोग को समझ में आ रहा है, अगर फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई, 4 पाई, यानी कि इवन है, पाई का इवन मल्टीपुल, इवन पाई आ रहा है तो हमारा कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, और यहाँ पर ऑड पाई आ रहा है तो हमारा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। ये सबसे पहले समझ में आया। दूसरा, फेज डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस यहाँ पर n लेमडा था, यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है, 2n-1 लेमडा/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा/2, यानी कि लेमडा/2, 3 लेमडा/2, 5 लेमडा/2, ये ऑड मल्टीपल आ रहा है लेमडा का। तो इसको भी समझ लेना है, यानी कि इसको भी हम लोग को समझ लेना है कि जब भी ऑड मल्टीपल आएगा लेमडा/2 का तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में हम लोग को डार्क फ्रिंज मिलेगा, यानी कि मिनिमा का पॉइंट मिलेगा, यानी कि ट्रफ जो है वो क्रस्ट से टकराएगा और क्रस्ट जो है वो ट्रफ से टकराएगा। और इंटेंसिटी हम लोग पता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आपको बहुत डीपली हो गया प्रश्न। अगर बहुत ज़्यादा डीपली प्रश्न पूछना रहा तो इसका फार्मूला पूछेगा, लेकिन फार्मूला नहीं पूछता है इसका। आपको बस याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जब भी होगा आपको ब्राइट मिलेगा और मैक्सिमा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में आपको डार्क मिलेगा और मिनिमा मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, और यहाँ पर आपको इंटेंसिटी भी घट जाएगा, एम्पलीट्यूड भी घट जाएगा। बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है, और ज़्यादा चीज़ इसमें आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरफ्रेंस यानी कि व्यतिकरण को एक्सपेरिमेंटली किसने दर्शाया था, थॉमस यंग। साइंटिस्ट का नाम मैंने बताया था, थॉमस यंग नामक साइंटिस्ट ने दर्शाया था। और कौन सा एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम बताए थे कि एक कार्डबोर्ड में 2 छेदा करेगा, डबल स्लिट यानी कि छेदा,
दो छेदा करेगा और वहाँ से दिखाएगा कि हम लोग को स्क्रीन पर अल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट हम लोग को कंटिन्यू मिल रहा है। ठीक है, जब दो प्रकाश तरंग इंटरफेयर कराया जाता है तो हम लोग को अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। जहाँ पर डार्क मिलेगा वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ है और वहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होगा और एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा A1-A2। जहाँ पर ब्राइट मिल रहा है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। इसे इंटरफ्रेंस फ्रिंजेज भी कहा जाता है। ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है हम लोग को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेज भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरफ्रेंस का। इसका एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल आपको एग्जाम में बहुत पूछता है। पानी के ऊपर पेट्रोल या किरोसिन की बूंदे का अनेक रंग में दिखना। पानी के ऊपर अगर आप पेट्रोल या किरोसिन डालिएगा तो वो चमकता हुआ दिखाई देगा, उसका कारण है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। आगे, साबुन के बुलबुले का सूर्य की किरण पड़ने पर चमकना, इसका भी रीजन है इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। बरसात के दिन में जल की छोटी तेलीय परतों पर, जल का जो छोटा पानी पर अगर तेल का परत पड़ जाएगा तो वो चमकता हुआ दिखाई देगा, इसका भी रीजन है इंटरफेरेंस। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन। देखिए, पोलराइजेशन एक खास प्रॉपर्टी है लाइट का। ये केवल लाइट वेव में ही होगा। ये यानी कि पोलराइजेशन जो है वो केवल ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव में। और ये जो है आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं हो सकता है, ट्रांसवर्स में हो सकता है, केवल ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है। ट्रांसवर्स वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, और लॉन्गिट्यूडनल को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये जो पोलराइजेशन है ये केवल ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग में हो सकता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। यही कारण है ध्वनि तरंगों में ध्रुवन नहीं होता है। साउंड में हम लोग पोलराइजेशन नहीं पढ़े थे क्योंकि साउंड में पोलराइजेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग पढ़े थे अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है कि कोई भी लाइट जिसका डायरेक्शन हर डायरेक्शन में हो, जो हर डायरेक्शन में मूव करे, उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश। यानी कि सभी दिशाओं में इसका कंपन हो सकता है, हर डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर सकता है। लेकिन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, इसका वाइब्रेशन किसी एक फिक्स प्लेन में हो सकता है, या तो वो वर्टिकली भी हो, या तो हॉरिजॉन्टली हो, या वो किसी एंगल पर भी हो सकता है। उसका प्लेन फिक्स कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ लाइट जा रहा है, कोई बल्ब, रूम में कोई बल्ब जला दिए और यहाँ पर एक बोर्ड लिए और बोर्ड में एक सीधा सा पतला छेदा कर दिए, तो यहाँ से जो लाइट जाएगा वो इस आकार का जाएगा। देखिए, ऐसा लाइट जाएगा, इस टाइप का। तो ये लाइट क्या हो गया, आपका पोलराइज्ड हो गया, क्योंकि उसका डायरेक्शन आपने फिक्स कर दिया। तो इसमें पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, कंपन केवल एक प्लेन में, एक तल में होता है। तो या तो प्लेन ऑफ पेपर के समांतर हो या लंबवत हो, इसमें आपको चकाचौंध उत्पन्न नहीं होता है। जैसे जब आप लाइट को आप एक प्लेन में फिक्स कर दीजिएगा तो वहाँ आपको चकाचौंध उत्पन्न नहीं होगा, ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। लेकिन पोलराइज्ड लाइट का बात करें, पोलराइज्ड लाइट का, इसमें आपको चकाचौंध उत्पन्न होता है। इसमें चकाचौंध, याद रखिएगा, चकाचौंध उत्पन्न होता है। तो ये पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड में यही अंतर है। अनपोलराइज्ड लाइट सभी दिशाओं में होगा, पोलराइज्ड लाइट केवल एक डायरेक्शन में होगा। अनपोलराइज्ड लाइट चकाचौंध उत्पन्न करता है, पोलराइज्ड लाइट चकाचौंध उत्पन्न नहीं करता है। ये तो हो गया पहला अंतर। अब हम लोग समझ गए पोलराइजेशन जो है वो केवल ट्रांसवर्स वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं होता है। और ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है प्रकाश, इसीलिए प्रकाश में आपका पोलराइजेशन होगा, ध्रुवन होगा, जबकि ध्वनि तरंग में है, साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ तरीका देखते हैं। ये है आपका लाइट सोर्स, कोई लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत है। ये लाइट सोर्स से सभी तलों में कंपन होता है, हर डायरेक्शन में। देखिए आपको दिख रहा होगा, हर डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, तो सभी तलों में कंपन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि अध्रुवित प्रकाश। और अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो चकाचौंध उत्पन्न करता है। यहाँ पर एक हम लोग क्रिस्टल का यूज करेंगे, एक क्रिस्टल का यूज करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइड यूज करते हैं। अगर हम लोग पोलराइड यूज कर दिए तो ये लाइट जैसे ही इस पोलराइड से पार करेगा ये एक डायरेक्शन में हो जाएगा।
कंपन केवल एक तल में हो जाएगा और वो लाइट कैसा हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया, ये चकाचौंध उत्पन्न नहीं करेगा। और याद रखिए यहाँ पर पोलरॉइड ही नहीं, इसकी जगह पर नाइट्रोसेल्युलोज झिल्ली पर हर्पेथाइट क्रिस्टल का भी यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, लाइट सोर्स जो कि सभी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसको केवल एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए एक क्रिस्टल का यूज किए। इस क्रिस्टल का नाम है पोलरॉइड या फिर नाइट्रोसेल्युलोज झिल्ली पर हर्पेथाइट क्रिस्टल, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये है पोलराइजेशन कराने का तरीका। विभिन्न डायरेक्शन में घूम रहे प्रकाश की किरणों को एक डायरेक्शन में एक प्लेन में फिक्स करने की प्रक्रिया ही पोलराइजेशन या ध्रुवन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। इसका एग्जाम्पल है सबसे पहले होलोग्राम में इसका यूज होता है। दूसरा, धूप के चश्मे में, सनग्लास में भी पोलराइजेशन ध्रुवन का यूज किया जाता है। बड़े वाहनों का फ्रंट ग्लास पोलराइड फिल्म का बना होता है। जैसे देखिए, कोई रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो जैसे सामने से बाइक आ रही है, कार आ रही है, ट्रक आ रही है, वो आपको आँख को चकाचौंध कर सकता है। आँख को चकाचौंध कर देगा, इससे क्या होगा, आपका एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर फ्रंट ग्लास जो है, गाड़ी का जो फ्रंट ग्लास है, उसको पोलराइड फिल्म बना देंगे। पोलराइड क्या करेगा, वो जो हर एक डायरेक्शन में जो लाइट आ रहा है उसको केवल एक डायरेक्शन में कर देगा, तो आपकी आँख में वो चकाचौंध उत्पन्न नहीं करेगा, जिसके कारण एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। तो यही है पोलराइजेशन का एग्जाम्पल। 3D मूवी जो हम लोग देखने जाते हैं, तो 3D मूवी में पोलराइड ग्लास का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जितना भी और उसमें एक ग्लास नहीं होता है पोलराइड यूज, 2, 3, 4, 5 बहुत तरह का पोलराइड ग्लास यूज किया जाता है, ताकि आपको जो पिक्चर है वो एक प्लेन में नहीं दिखे, अलग अलग प्लेन में दिखे। जितना प्लेन दिखेगा, 3 प्लेन दिखेगा तो 3D हो गया, आपको वो पिक्चर 2D में नहीं दिखेगा, 3D में दिखेगा, तो आपको देखने में मजा आएगा। तो वहाँ पर भी 3D मूवी देखने के लिए जो आँखों में चश्मा लगाया जाता है वो पोलराइड ग्लास होता है। समुद्री सीपी जो सुनहरा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, उसका एग्जाम्पल है, वो है पोलराइजेशन का एग्जाम्पल। याद रखिएगा, समुद्री सीपी का चमकना भी पोलराइजेशन का एग्जाम्पल है, उसमें गलती से भी इंटरफेरेंस नहीं मारना है आपको। निकोल प्रिज्म का बात करते हैं। निकोल प्रिज्म क्या है? इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, मेड फ्रॉम कैल्साइट क्रिस्टल, ये कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है। जो क्यों यूज किया जाता है? इसका यूज प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने और उसको एनालाइज करने के लिए किया जाता है। लेकिन निकोल प्रिज्म काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं पोलराइड को। पोलराइड निकोल प्रिज्म के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता होता है, इसीलिए हम लोग निकोल प्रिज्म का यूज़ कम करते हैं, पोलराइड का यूज ज़्यादा करते हैं। आगे बात करते हैं अगला यूजेस ऑफ पोलराइड का यूज देख लेते हैं। पोलराइड का क्या यूज है, ये तो हम लोग पढ़ रहे थे पोलराइजेशन का। अब पोलराइड का यूज करते हैं। ये जो पोलराइड हम लोग बताए थे, जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज बनाने के लिए एक क्रिस्टल यूज होता है, जिसको पोलराइड बोलते हैं। इसका पोलराइड का यूज देख लेते हैं। पोलराइड का कहाँ कहाँ यूज है? यह निकोल प्रिज्म से सस्ता होता है, बताया है, यूज्ड इन लैब, इसलिए इसका यूज लैब में किया जाता है। के पोलराइड का बात करें तो के पोलराइड का प्रयोग कार की हेडलाइट और विंड स्क्रीन पर होता है, ताकि अपोजिट साइड से आ रहे गाड़ियों के डैजलिंग लाइट जो आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करता है, उससे हम लोग को अप्रभावित कर सके। इट इज़ यूज्ड इन व्यूइंग 3D पिक्चर, पोलराइड ग्लास। हम बताए थे 3D पिक्चर या सिनेमा हॉल में देखने जाइएगा तो आपको पोलराइड ग्लास ही लगाएगा आँख में। सन ग्लास में भी इसका प्रयोग आजकल होने लगा है, तो पोलराइड बहुत यूजफुल है। ट्रेन और एरोप्लेन में प्रकाश की तीव्रता को कंट्रोल करने के लिए पोलराइड ग्लास का यूज़ किया जाता है। तो पोलराइड का बहुत यूज है जो मैंने आपको बता दिया, और ये पोलराइजेशन का भी वही यूज है जो पोलराइड का यूज है, बात तो सेम ही है। अब हम लोग समझते हैं डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है। डबल रिफ्लेक्शन देखिए, कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो प्रकाश को एक तल में नहीं, जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़े थे एक तल में उसको डिवाइड कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो उसको 2 तल में डिवाइड कर देंगे, एक तल और एक उसके परपेंडिकुलर, तो इसको 2 तल में, इसको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं, समझिएगा। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसके बीच में अगर हम लोग कैल्साइट क्रिस्टल का यूज कर दिए तो ये क्या करता है, ये जितना भी लाइट है जो बहुत अलग अलग डायरेक्शन में है, इस सब डायरेक्शन के लाइट को 2 डायरेक्शन में डिवाइड कर देगा। पहला डायरेक्शन जिसको बोलते हैं ओ रे, या इसको ऑर्डिनरी रे बोलते हैं, और दूसरा रे होता है ई रे, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। ये नाम अलग अलग क्यों पड़ा? क्योंकि ये 2 डायरेक्शन में डिवाइड हुआ, तो पहला जो ऑर्डिनरी रे है, ऑर्डिनरी का मतलब ये सामान्य आदमी है, यानी कि ये रिफ्लेक्शन के लॉ को मानेगा, यानी कि परावर्तन के नियम को मानेगा। एंगल आई बराबर एंगल आर,
नॉर्मल वगैरह सब एक ही प्लेन में होता है, वही है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको मानने वाला जो रे है वो है ऑर्डिनरी रे, ओ रे। ओ रे बोलते हैं इसको, ऑर्डिनरी रे, ठीक है, ओ रे। लेकिन एक रे ऐसा है जो इस नियम को नहीं मानेगा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को नहीं मानेगा। तो याद रखिएगा, कैल्साइट क्रिस्टल जो है इस रे, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और दोनों पार्ट इसीलिए इसको डबल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। यानी कि जब अनपोलराइज्ड लाइट को की किरणों को कैल्साइट क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो यह दो अपवर्तित किरणों में स्प्लिट हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम डबल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, ये डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक है आपको ऑर्डिनरी रे, ओ रे, और दूसरा है ई रे। ऑर्डिनरी रे जो होता है ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का पालन करता है, और ई रे प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ये दोनों रे, ई रे और ओ रे, ये दोनों होता है आपको प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड, और ये भी आपको ई रे भी आपको प्लेन पोलराइज्ड होगा। यानी कि ये चकाचौंध उत्पन्न नहीं करेगा, यानी कि ई रे भी आपको प्लेन पोलराइज होगा, ओ रे भी आपको प्लेन पोलराइज होगा। यानी कि केवल एक डायरेक्शन में कंपन होगा और चकाचौंध उत्पन्न नहीं करेगा। ये समझ गए। अब डाइक्रोइज्म क्या होता है? डाइक्रोइज्म क्या होता है ये तो हम लोग पढ़ लिए, डबल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लेकिन एक मेथड है डाइक्रोइज्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। डाइक्रोइज्म को ही सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। यानी कि समझिएगा, ये जो दो रे है इसमें से केवल एक रे का यूज करेंगे, या तो ओ रे या तो ई रे। दोनों रे का यूज हम लोग को नहीं करना है, दोनों में से केवल एक रे का यूज करेंगे जिसका हम लोग को यूज है, और एक रे को हम लोग फेंक देंगे बाहर, जिसका यूज नहीं है उसको ख़त्म कर देंगे। इसी तरीका को बोलते हैं डाइक्रोइज्म। इसको समझते हैं। कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो ऑर्डिनरी रे तथा ई रे में से एक को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि दूसरे को बाहर आने देते हैं। इस सेलेक्टेड एब्जॉर्प्शन को ही डाइक्रोइज्म बोलते हैं। जैसे क्रिस्टल ऑफ टॉर्मेलिन, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है। क्रिस्टल ऑफ टॉर्मेलिन क्या करेगा, यानी कि यहाँ पर कैल्साइट क्रिस्टल की जगह क्रिस्टल ऑफ टॉर्मेलिन डाल देते हैं। ये क्या करेगा, एक रे को ख़त्म कर देगा, एक रे को बढ़ा देगा आगे। यानी कि ये क्या करेगा, ये ऑर्डिनरी रे को पूर्णतः एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, ख़त्म कर देगा, जबकि ई रे को ट्रांसमिट करता है। अतः प्लेट या क्रिस्टल से निकलने वाला प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड होता है। दिस बेसिक प्रिंसिपल इज यूज इन पोलराइड। पोलराइड में इसी डाइक्रोइज्म का यूज होता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि पोलराइड किससे बना होता है, किस मेथड को यूज करता है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि पोलराइड जो है वो डाइक्रोइज्म की प्रक्रिया को फॉलो करता है। तभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक डायरेक्शन में लाइट है, दूसरे डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ओ रे को ख़त्म कर दिया है, ई रे को बचा लिया है। तो इसी को डाइक्रोइज्म। सिंपल चीज़ आपको एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर दिलाएगा। अब हम लोग देखते हैं ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है? देखिए, ब्रूस्टर का नियम को समझने से पहले आप एक चीज़ समझिएगा कि कभी भी अपवर्तन जो है वो 100% नहीं होता है। अपवर्तन के साथ परावर्तन कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए कि ये सरफेस है और ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी कोई लाइट आएगा तो वो एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाएगा तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि अपवर्तन होगा। लेकिन अपवर्तन 100% नहीं होगा। मान लीजिए 90% अपवर्तन होगा तो 10% इसका परावर्तन भी होगा, 10%, ठीक है। कुछ अगर इसका अपवर्तन होता है तो कुछ परावर्तन भी होता है, दोनों होता है, याद रखिएगा। ये 100, जैसे पानी की सतह पर आप देखिए, पानी की सतह है और अंदर ज़मीन है, यहाँ कोई मछली है, तो आप ऊपर से देखिएगा तो आपको ये मछली दिखाई देगी, थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन पानी का सरफेस से जो लाइट आपके आँख में जाएगा, पानी आपको चमकता हुआ भी दिखाई देगा। यानी कि वो चमकता हुआ जो पानी दिखाई दे रहा है वो आपको शो कर रहा है कि पानी पे लाइट कहीं ना कहीं परावर्तित भी हुआ है। और मछली दिखाई दे रही है, वो शो कर रही है कि प्रकाश जो है वो अपवर्तित भी हुई। यानी कि कोई भी लाइट अगर आती है किसी सरफेस पे तो उसका कुछ पार्ट क्या है,
कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, दोनों होता है। अब समझिएगा ब्रूस्टर क्या कहता है कि किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज बनाने के लिए क्या करना होगा। तो ये देखिए, ये क्या कि ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है, ये माध्यम है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, म्यू। ये इसका म्यू क्या है, इसका अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। अब क्या होगा, ये यहाँ से जो लाइट आया, यहाँ से जो लाइट आया, ये पूर्णतः अनपोलराइज्ड है, अध्रुवित है, अध्रुवित, अध्रुवित, अध्रुवित प्रकाश है। इसका कुछ पार्ट नीचे चला गया, कुछ पार्ट ऊपर चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एंगल को इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए, ये एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है आई, इंसिडेंट एंगल, इसको इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। इस तरह से एडजस्ट कीजिए, तब जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल आई, इसको बोलते हैं पी, यानी कि पोलराइजेशन एंगल, पोलराइजेशन एंगल, ध्रुवन कोण, या इसी को ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर कोण भी बोलते हैं। अब देखिए ये इस एंगल का यूज क्यों किए, जब एंगल ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा एंगल है जिस एंगल पर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये जो परावर्तित किरण है, ये पूर्णतः पोलराइज्ड हो जाता है। यानी कि आया था अनपोलराइज्ड और निकल के गया पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था। और वो साइंटिस्ट कौन थे बताने वाले, ब्रूस्टर थे। तो ब्रूस्टर ने क्या बताया, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग लाते हैं, उसका पार्ट जो रिफ्लेक्ट होगा और जो रिफ्रैक्ट होगा, दोनों के बीच का एंगल अगर हम लोग का 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो जो इंसिडेंट एंगल है उसको बोलेंगे ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल। और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, जो अपवर्तित किरण है, वो पार्शियली पोलराइज होती है, यानी कि अंशतः पोलराइज होती है, और परावर्तित किरण पूर्णतः पोलराइज होती है। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पूर्णतः पोलराइज्ड, पूर्णतः पोलराइज, जबकि ये हो जाएगा अंशतः, अंशतः ध्रुवित, ठीक है। और इसी को बताया था इसी को किसने बताया था, ब्रूस्टर ने। यानी कि समझिएगा, एक विशिष्ट आपतन कोण जिस पर आपतित ध्रुवित प्रकाश से बनने वाला परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड हो जाए, पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड, इस कोण को पोलराइजेशन एंगल या ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इस कोण पर ध्रुवित परावर्तित किरण तथा आपतित किरण के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। बताया था दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। अब इसमें म्यू बराबर 10 IP होता है। ये फॉर्मूला याद रखिए, इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। म्यू क्या है, अपवर्तनांक। ये जो माध्यम यहाँ पर है, ये माध्यम, इसका अपवर्तनांक है म्यू, म्यू अपवर्तनांक है। और 10 IP, IP क्या है, ये जो एंगल है P, IP एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब याद रखिएगा, अतः माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण यानी कि IP के स्पर्श ज्या यानी कि टेंजेंट, टेन थीटा, 10 IP के बराबर होता है। ये भी प्रश्न आपसे कभी कभी वन लाइनर टाइप में पूछ देता है। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि ध्रुवन कोण 45 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो हम बताए थे म्यू इक्वल 10 IP यानी कि 10 45 डिग्री 1। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर नंबर दिला सकता है, छोटा सा फॉर्मूला। अगला चीज़ समझते हैं मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या बोलता है, ये प्रकाश का स्रोत है और ये अनपोलराइज्ड लाइट को उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर आ गया अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि अध्रुवित प्रकाश, यानी कि हर डायरेक्शन में होगा और ये चकाचौंध उत्पन्न करेगा। यहाँ पर एक लगा दिए पोलराइजर यानी कि ध्रुवक पोलराइजर लगा दिए, और यहाँ पर एक लगा दिए एनालाइजर यानी कि विश्लेषक पोलराइड। ये दोनों है, ठीक है। यहाँ पर पोलराइजर, यहाँ पर एनालाइजर, और इसको किस एंगल पर डाले, थीटा एंगल पर। ये जो लाइट जा रहा है उससे कितना एंगल पर डाले, थीटा एंगल पर डाले। विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है। यहाँ से I0 निकल रहा है और यहाँ से I निकल रहा है, यानी कि पोलराइजर से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता इंटेंसिटी है I0, और एनालाइजर से जो निकल रहा है उसकी है I। तो इस I और I0 में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, याद रखिए। ये मेलस एक साइंटिस्ट उन्होंने बताया था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, I इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। ये I जो है, ये I0 और ये जो थीटा एंगल है इसके कॉस स्क्वायर के डायरेक्टली बराबर होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन था, इफ़ द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 30 डिग्री, तो I/I0 निकालना है। तो
आई बटा आई नॉट क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3/4। ये आपको मेलस का नियम बोलता है। ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, उतना इसको याद भी नहीं रखेंगे तो चलेगा। आगे समझिए, किसी लेंस को विभिन्न द्रवों में डुबाना, डिपिंग ऑफ लेंस यानी कि एक लेंस को दूसरे लेंस में डुबाएंगे तो क्या कंडीशन हो, क्या सिचुएशन होगा, समझिएगा। इसमें 3 सिचुएशन है। यदि द्रव का अपवर्तनांक यानी कि लेंस को डुबा रहे हैं किसी लिक्विड में, लेंस को डुबा रहे हैं किसी लिक्विड में, तो मान लीजिए यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो क्या होगा, यानी कि लिक्विड का जो अपवर्तनांक है उससे ज़्यादा है लेंस का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ जाएगा। फोकस दूरी हम बताए थे, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1 बटा फोकस, यानी कि फोकस अगर बढ़ेगा तो पावर घटेगा, यानी कि लेंस की क्षमता घट जाएगी। यानी कि अगर लेंस का पावर ज़्यादा है और लेंस से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली लिक्विड में अगर डुबाएंगे तो क्या होगा, लेंस की क्षमता घट जाएगी। दूसरा, यदि लेंस को बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले द्रव में डुबाएंगे, तो मान लीजिए लेंस का जो अपवर्तनांक है और लिक्विड का दोनों बराबर है, तो फोकस दूरी इन्फिनिटी हो जाती है, यानी कि पावर 0। तो मान लीजिए कि उसको एक सिंपल आप कांच भी बना देते हैं ना, ऐसे सिंपल हवा में जैसे देख रहे हैं वैसा ही हो जाएगा, पावर ही 0 हो गया उसका, यानी कि लेंस एक प्लेन ग्लास की तरह एक्ट करेगा, सिंपल एक प्लेन ग्लास जिसका कोई पावर नहीं है। यानी कि बराबर तो होना ही चाहिए वो, मतलब जब लेंस का लिक्विड का अपवर्तनांक सेम हो, समझिए कि आप एक सिंपल ग्लास लगा लिए हैं जिसका कोई पावर नहीं है। तीसरा कंडीशन क्या है, यदि लेंस को अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले द्रव में डुबाए, यानी कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लेंस का कम है, तो क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, पावर घट जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, पावर घट जाएगी, लेकिन प्रकृति बदल जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है VVI। ये 3rd नंबर जो केस है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसमें क्या होगा, जैसे उत्तल जो है वो अवतल बदल जाएगा, अवतल जो है वो उत्तल बदल जाएगा। एग्जाम्पल, पानी में एयर बबल, पानी में अगर हवा का बुलबुला है, या कांच में पानी का बुलबुला, या वायु का बुलबुला कांच में, ये इसका शेप कैसा है, शेप क्या है, आकृति उत्तल है लेकिन प्रकृति अवतल है, यानी कि उत्तल है लेकिन काम करेगा अवतल की तरह। और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा था। तो ये था मेरा लाइट का वीडियो, आज ख़त्म हो चुका है। एक टॉपिक जो बचा था आई, वो आप लोग देख लीजिएगा बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक, सेंसरी ऑर्गन्स, वहाँ पे आपको आई जो चैप्टर है वो दिख जाएगा। और भी कोई टॉपिक होगा वो MCQ के तौर पर हम फिजिक्स में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।